जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के लिए जो मॉडल पेपर आया हुआ है उसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। बाकी सारा सॉल्यूशन जो है साइंस का, मैथ्स का, हिंदी का कर रहे हैं अभी, इंग्लिश का और सोशल साइंस का वो सारा काम कंप्लीट करवा चुके हैं। आप लोग जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे या तो फिर आप जाकर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। आपको सारा का सॉल्यूशन जो मिल जाएगा। हम लोग जो अभी कंप्लीट कर रहे थे वो आप लोग के ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट कर रहे हैं और जल्दी ही सब्जेक्टिव का भी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा आप लोग को, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इस चीज़ को ख़त्म कर लेते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या सवाल दिया गया है आपके 2024 के पैटर्न पर। चलिए देखते हैं। पहला सवाल इसमें लिखा हुआ है अपठित गद्यांश। लिखा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए दिया है, आशा से भरकर जीवन को देखो तो निराशा और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देने आरंभ हो जाता है या जाएगा। तो ये पैरा आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। हम लोग सीधा आंसर पर आते हैं। देखिए इसका पहला आंसर क्या दिया हुआ है कि नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग देने की कुंजी क्या है। तो उसे देने की कुंजी क्या होता है? धैर्य, विश्वास और आशा। आप लोग पैरा पढ़िएगा, आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। धैर्य और विश्वास जो है कि महत्व के बारे में क्या सुझाव देता है? तो धैर्य और विकास जो है ये हमें यह सुझाव देती है कि ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 3 में। 3 देखिए यहाँ से दिया हुआ है, चीजों, परिस्थितियों और आपके चारों और के लोगों को कैसे देखना चाहिए। मैंने अपनी चीजों को, परिस्थितियों को, अपने चारों ओर की सभी चीजों को जो है किस प्रकार से वो देखना चाहिए। तो इसका आंसर होगा आपका पैरा देख लीजिएगा। तो इसमें आपका 1 मिनट रुकिएगा, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 3 का किधर चले गया? उज्जवल, सकारात्मक और पहलुओं से, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 4 पर आते हैं। लिखा है, किस उपमा का प्रयोग चुनौतियों स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्व को जताता है या जताने के लिए किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके कांटों के फूलों को पालना। ठीक है। तो इसके अनुरूप ये प्रकट किया गया है, पैरा में लिखा हुआ है। प्रस्तुत गद्यांश जो ऊपर दिया गया है इसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो मेरे अनुरूप जो इसका शीर्षक है वो सकारात्मक मार्ग हो सकता है, नहीं तो ये आशा और विश्वास के महत्व भी हो सकता है। ठीक है। तो ये शीर्षक जो है आप अपने हिसाब से लिखिएगा, शीर्षक गलत नहीं होता है। चलिए आगे देखिएगा। प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए और इसमें से 5 नंबर आप लोग को मिलेगा। वैराग्य छोड़ बाहों की विमा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, हे रुकी जहां भी घर धारा धार सिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं का पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुम सेल शिखरों पर सोम पियो रे, योगिनी नहीं विजयी के सदृश जियो रे। यह एक पोयम का गद्यांश का लाइन दिया हुआ है। अब ये आपसे क्या क्या पूछा गया है, चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है। पहला लिखा हुआ है कि कवि जो है भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहते हैं, माने कैसा जीवन जीने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में लिखा होगा कि कायरों के जैसा या योगियों जैसा नहीं, पराकरी वीरों की जरा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, योगियों के जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों की तरह। पद्यांश में किसे रोम कहा गया है, यानी ये जो ऊपर पद्यांश दिया गया है रोम का किसे कहा गया है? तो धार को कहा गया है। ठीक है। योगियों नहीं विजयों की सदृश जियो रे का क्या संदेश, यानी योगी की तरह नहीं जीना है आपको, जो है किसी विजय सम्राट जो होता है उनके हिसाब से जीना है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित होने का संदेश देते हैं। ठीक है। इस पद्यांश में कैसे जीवन को सराहा गया है, माने इस पद्यांश में किस प्रकार के जीवन को जो है सराहना किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विजयी जीवन को। इस कविता का मूल स्वर क्या है? तो इस कविता का जो मूल स्वर है वो आपका है आह्वान करना, यानी लोगों को जागरूकता फैलाना। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। व्याकरण का पाठ दिया हुआ है और व्याकरण में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो है आपका
अकर्मक क्रिया होगा और सकर्मक क्रिया होगा। तो आप लोग अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया जरूर पढ़े होंगे। अकर्मक क्रिया यानी क्रिया के उस रूप को कहा जाता है जिसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य किसी चीज को प्रभावित करता है, यानी कर्ता द्वारा कोई काम किया गया है और उस चीज पर प्रभाव पड़ता है तो उसे कहा जाता है सकर्मक क्रिया। और यदि किसी काम है और वो कर्ता के किसी चीज पर नहीं बल्कि कर्ता पर ही पड़ता है, जैसे कि राम सोता है तो राम सो रहा है, और राम आम खाता है तो राम जो है आम खा रहा है, यानी कि राम जो क्रिया कर रहा है वह आम पर किया जा रहा है, तो हो जाएगा आपको सकर्मक क्रिया। राम सोता है तो राम ही सो रहा है, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा अकर्मक क्रिया। तो यहाँ लिखा है कि इसमें से कौन जो है अकर्मक क्रिया होगा, तो सोनम जो है गाना गाती है, तो सोनम जो गाना गाती है तो गाना जा रहा है, सकर्मक होगा। किताब पढ़ती है, चाय पी रही हो जाएगा आपको मोहन सोता है। ध्यान रखिएगा, अकर्मक क्रिया में सीधा कर्ता पर असर होगा और सकर्मक क्रिया कर्ता पर नहीं बल्कि कर्ता जो काम करेगा उस पर असर होगा। जैसे कि यहाँ पे अकर्मक था, सोहन सो रहा है, सोहन ही सो रहा है। अब सोहन बेड पर सो रहा है तो बेड होता तो हो जाता आपका अकर्मक क्रिया, सकर्मक हो जाता। कौन सा वाक्य सकर्मक है, तो बच्चा रोता है, देखो बच्चा रो रहा है यानी कि ये अकर्मक है। लड़का हंस रहा है तो ये हंस रहा है यानी कि लड़का ही हंस रहा है, क्रिया क्यों नहीं पड़ रहा है। या लड़का किसी को देख के अगर हंसता तो हो जाता आपका अकर्मक क्रिया में। सीता जो है खाना खाती है, पक्षी उड़ता है, तो देखिए रीता जो है खाना खाती है, रीता खाती नहीं है बल्कि खाना खा रही है, यानी कि इसके करने का प्रभाव इसके काम पर पड़ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 13 में, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। लिखा है 13 नंबर में, जलद का अनेकार्थक शब्द क्या होगा, तो ये हो जाएगा बादल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में, लिखा दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है, तो उसे समास कहा जाता है। यथासंभव कौन सा समास होता है, तो यथासंभव जो होता है अव्ययी समास होता है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, नीला है जो अंबर यानी कि नीलकमल किस समास का विग्रह करता है, तो जो यानी सिंपल शब्दों में नीलकमल जो है उसमें कौन सा समास पाया जाता है। चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद का देखते हैं नीलकमल में सॉरी क्या चला गया, नीलकमल में कौन सा समास पाया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कर्मधारय, जो कि कर्म का प्रधानता बताया जाता है, कर्मधारक होगा। जब वर्षा होती है तो मोर नाचता है, तो रचना के आधार पर बताइए कौन सा है, तो जब वर्षा होती है तो मोर नाचता है, तो इस प्रकार का जो वाक्य होता है उसे कहा जाता है मिश्र वाक्य। ठीक है, जिस वाक्य में क्रम का प्रधानता दी जाती है वह कौन सा जो है वाच्य होता है, जिसमें कर्म का प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। आगे लिखा 19 नंबर में, बालक चांद डैश देख रहा है, तो बालक चांद की ओर देख रहा है, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा शब्द जो है समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, तो समुच्चय बोधक शब्द होता है जो कि पूरे समूह का बोध करवाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अथवा। चलिए आगे आते हैं, बुक का पाठ है, देखिएगा। लिखा प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और नीचे दिए गए प्रश्नों को जवाब दीजिएगा। उधो तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत स्नेह तगादे, नाहित मन अनुरागी, पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस तेहना दागी, जो जल माहे तेल की गागरी, बूंद ना ताको लागी, प्रीति नदी में पावना बियोरो, दृष्टि ना रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी गुरचाटी जो पागी। यानी कि यहाँ पे उद्धव को जो यानी कि ये जो लाइन दिया हुआ है इसमें गोपियां उद्धव से कहती है कि उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो, अर्थात वो अभाग्या कहना चाहती है। वो कहते हैं अप्रस रहत स्नेह तगाते नाहित मन अनुरागी, यानी कि आप जो प्रेम के सागर श्री कृष्ण के पास होते हुए आप में प्रेम का समावेश नहीं हुआ, अर्थात जिस प्रकार से पुरीन यानी कि पत्ता, पुरीन का जो पत्ता होता है वह पानी में रहते उसे दाग नहीं रखता है, ठीक उस पर आपके शरीर में भी प्रेम नहीं आया है। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि तेल की गगरी को भी पानी में रख दिया उससे तेल का बूंद नहीं आता है, ठीक उससे आपके अंदर भी प्रेम नहीं आया है। और साथ ही साथ और भी कहते हैं कि आपने प्रेम की नदी में अपना पैर नहीं डुबोया है, हम तो श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं जिस प्रकार से जो चींटी जो है गुड़ से करती है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा इस पद के रचनाकार कौन है, तो आप लोग सभी को मालूम होना चाहिए इस पद के रचनाकार कौन है, सूरदास जी हैं। गोपियां किनकी अनन्य भक्त है, कृष्ण की। पुरीन पात का मतलब क्या होता है, कमल का पत्ता होता है।
गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे किया है? तो गोपियों ने जो है उद्धव के व्यवहार की जो तुलना है वो कमल के पत्ते से, इस पैरा में कमल के पत्ते से किया गया है और तेल की मटकी से। प्रस्तुत अध्याय के ध्यान पर पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। देखिए, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना, तो आपको मालूम हो गया होगा कौन से चैप्टर से दिया गया, बाल गोविंद भगत के चैप्टर से। क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो गाना गा रहे थे, मैंने गा रहे थे, नाच भी रहे थे। तो 25 का जो आंसर होगा वो गा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। भगत जी का बेटा कैसा था? तो भगत जी का जो बेटा था वो सुस्त और बोधा था, यानी कि उल्टा चलना जो है उसका नहीं हो रहा था, अपंग था शारीरिक रूप से। भगत जी की जो पुत्रवधू थी वो कैसी थी? तो भगत की जो पुत्र थी वो घर क्या बोलते इसको, घर का ख्याल नहीं रखती थी, सुंदर और झगड़ालू तो नहीं थी, घर का पूरा प्रबंधन करती थी, ये भी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाए, घर का पूरा प्रबंधन करती थी। बोधा का मतलब क्या होता है? मंद बुद्धि, ठीक है ना। बोधा का मतलब क्या हो जाएगा? मंद बुद्धि, यानी कि दिमाग नहीं है, सुस्त पड़ा हुआ है। आगे आते हैं। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहां शरण लिया था? तो माँ की गोद में, यानी माँ के आंचल में। आगे देखते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक में किस प्रकार का व्यंग किया गया है? किस पर व्यंग किया गया है? तो सरकारी तंत्र पर किया गया है, क्योंकि सरकारी तंत्र जो है दूसरों की नाक को लगाने का अपने मान सम्मान को नहीं देखते हैं। चलिए देखिए, आप लोग का टोटल सॉल्यूशन हो गया। टोटल ऑब्जेक्टिव का जितना भी आप लोग का मॉडल सेट आया हुआ है 2024 के लिए क्लास 10 का सारा जो सॉल्यूशन आपको करवा दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से चेक कर सकते हैं। फिर जल्दी ही आप लोग का तैयारी करवा दिया जाएगा सब्जेक्टिव वाला। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।